सो एवरीबॉडी, मैं अंकित कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना उड़ान। अब होगी सबके सपनों में जान, क्यों किया गया है आपका अपना उड़ान। आज हम क्लास 10th के लाइव चैप्टर का 5वां लेक्चर देखेंगे। इसके पहले हमने 4 लेक्चर अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, आप वहां पर देख सकते हो। तो जो आज का हमारा हेडिंग रहेगा प्रतिबिंब यानी कि इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। देखो, मान लीजिए सबसे पहले आपके पास क्या है, कोई एक वस्तु है। क्या कोई एक वस्तु है, ए और बी। ए और बी क्या है, कोई एक वस्तु है। आपको पता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक किरणों की आवश्यकता होती है। मैं क्या कर रहा हूं, इस वस्तु पे क्या होगा, जब प्रकाश किरण पड़ेगा तो क्या हो सकता है, अगर आगे शीशा, अगर क्या आगे शीशा है यानी कि दर्पण, सॉरी आगे क्या है, दर्पण है, तो क्या होगा, प्रकाश किरण टकरा करके क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, जिस बिंदु पे मिलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपका सिंपल क्या हो, शीशा, ये क्या था, दर्पण। अगर शीशा रहेगा तो क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएंगे, तो अपवर्तन के पश्चात मिलेगा अथवा मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो फिर भी तो यहाँ इस बिंदु पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखो मैं क्या बता रहा हूं, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पे पड़ती हैं तब परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसका प्रॉपरली परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको प्रतिबिंब समझ आ गया होगा। देखो, जो प्रतिबिंब है 2 प्रकार से होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, 2 प्रकार से होता है। देखो, सबसे पहले आपका एक होता है जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है। क्या होता है, जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है तो हमारा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, तब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग रहेगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, इसे कहते हैं रियल इमेज। देखो, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, मैंने क्या बताया हूं, यहाँ पर आपके पास वस्तु क्या था, ए और बी। जब कोई प्रकाश किरण इस वस्तु पे पड़ा तो टकराने के बाद क्या हो, जब वास्तव में मिलता हो, क्या होता है, जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं तब क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। देखो, जो वास्तविक प्रतिबिंब आपका होता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या होता है, उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वह प्रतिबिंब, यहाँ पर आप लिख सकते हो, वह प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। देखो, जो वास्तविक प्रतिबिंब होती हैं, जब आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब क्या होगा, उल्टा। और तो जब वास्तविक बनेगा तब क्या होगा, उल्टा बनेगा। लिख दो ऐसे, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होती हैं, सदैव उल्टा होती हैं, उल्टा बनती हैं। इससे आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। देखो, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और ये क्या होता है, सदैव उल्टा बनता है। फिर हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, देखो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, आभासी यानी कि जो क्या होगा, आभास होगा, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त न कर सकें। जैसे कि देखो, जो समतल दर्पण होता है
जब उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, जो उसमें प्रतिबिंब बनता है उसे अपने पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कौन प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब। यानी कि आप लिख सकते हो वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त न कर सके उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा देखते हैं कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसके भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। देखो, जो आपका आभासी प्रतिबिंब होता है ये क्या होता है? सदैव सीधा बनता है। क्या होता है? सदैव सीधा बनता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, बनता है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रतिबिंब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी वस्तु पे पड़ती हैं तो परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक और एक क्या होता है? आभासी। वास्तविक क्या होता है? वह प्रतिबिंब जिससे हम आसानी से पर्दे पर प्राप्त कर सके, वो क्या होता है? वास्तविक। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इससे सदैव उल्टा बनता है। आभासी क्या होता है? वह प्रतिबिंब जिससे हम पर्दे पर प्राप्त न कर सके, ये क्या होता है? सदैव सीधा बनता है। ये क्या होता है? सदैव सीधा बनता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब जो हमारा हेडिंग आता है रेखीय आवर्धन। चलिए समझते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। इसको समझने के लिए आप सबसे पहले कोई एक दर्पण ले लो। ये हमारे पास क्या है? कोई एक दर्पण है। फिर क्या है? हमारे पास कोई एक प्रतिबिंब रखा है, कोई एक वस्तु रखा गया है जिसकी लंबाई कितना है? ओ मतलब क्या होता? ऑब्जेक्ट। फिर क्या है? दर्पण के सामने रखा गया है तो मान लो कोई प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है? कोई एक प्रतिबिंब बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है उसकी लंबाई मान लो कितना है? आई। क्या है? आई। तो यहाँ पर समझो ध्यान से, रेखीय आवर्धन क्या होता है? ये क्या है? दर्पण है। दर्पण के सामने जितनी लंबाई का वस्तु रखा गया है और जो क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर देखो, जितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है बटे जितना बड़ा वस्तु रखा गया है, इसी के रेशियो को, इसी के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? मैं परिभाषा लिखा हूं, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, एक आपके पास दर्पण है, द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहां से आप कह सकते हो यम बराबर क्या होता है? आई बटे ओ। और देखो इसके बराबर होता है माइनस का वी बटे यू। अभी इसका हम डेरिवेशन भी आगे करेंगे, बस आप पहले इतने बात को याद रखिए। ये क्या है? रेखीय आवर्धन का फार्मूला। फिर से समझो, रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं? यम से व्यक्त करते हैं। तो रेखीय आवर्धन, यहाँ पर आप कुछ नोट बात याद रखेंगे जो विशेष बात है, अभी आपको आगे समझ आएगा। नोट यानी कि विशेष। अगर मान लो आपका यम जो है, यम का मान क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये होगा, देखो इसे पहले इरेज कर दे रहा हूं। यदि यम का मान क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब होता है जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा। वैसे देखो, अभी जब आगे न्यूमेरिकल लगाओगे तो वहां पर इसका काम पड़ेगा। जब यम का मान क्या आएगा? निगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या होगा? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। देखो यदि क्या हो रहा है, जब यम का मान क्या है? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब होता है जो आपका प्रतिबिंब होगा वो बनेगा आभासी और सीधा। क्या बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। फिर देखिए
यदि यम का मान क्या हो रहा है, एक से छोटा हो, क्या हो, एक से छोटा हो। देखो ध्यान से, यदि यम का मान क्या होगा, एक से छोटा होगा, इसका मतलब जो आपका प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब आपका प्रतिबिंब आपका क्या होगा, छोटा होगा। देखो यदि यम का मान क्या हो रहा है, एक से बड़ा है, यम का मान क्या है, एक से बड़ा है, इसका मतलब आपका होगा कि प्रतिबिंब आपका क्या होगा, बड़ा होगा। यदि देखिए यम का मान क्या है, एक के बराबर है, क्या है, एक के बराबर है, यानी इसका मतलब होगा जो आपका प्रतिबिंब होगा वह वस्तु के बराबर होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो आपका होगा, जितना बड़ा प्रतिबिंब रहेगा उतने बड़ा क्या होगा, वस्तु रहेगा। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर लंबाई का होगा, लंबाई का होगा। देखो यहाँ पर समझिए, यदि यम का मान, अभी जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो देखो यहाँ पर आप फार्मूले में माइनस है, क्या है, फार्मूले में माइनस। अभी डेरिवेशन समझ आएगा माइनस कहाँ से आया है। देखो यदि यम का मान माइनस आएगा क्वेश्चन लगाने के बाद, इसका मतलब जो आपका अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। यदि यम का मान क्या आएगा, प्लस आएगा, इसका मतलब जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा। यदि यम का मान एक से कम आएगा, इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा बनेगा। यदि यम का मान एक से अधिक आएगा, इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। यदि यम का मान प्लस एक आ रहा है, एक के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर लंबाई का होगा। तो यहाँ से आप इसे नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको न्यूमेरिकल लगाने में वेरी वेरी हेल्प करेगा। तो इसके बाद हम करेंगे इसी का डेरिवेशन और दर्पण सूत्र का निगमन। इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखो हेडिंग हमारा क्या है, दर्पण सूत्र का निगमन। यहाँ पर एक हम छोटा सा फार्मूला ड्राइव करेंगे, जो फार्मूला आपका होगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इसी को कहते हैं दर्पण सूत्र। इसी को हम प्रूव करेंगे। फार्मूला कहाँ से आया, देखो इसे प्रूव करने के लिए आप दो दर्पण से कर सकते हो, जो लेकिन हम जो करेंगे सबसे पहले करेंगे अवतल दर्पण के। किससे करेंगे, अवतल दर्पण से। तो हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, दर्पण सूत्र का निगमन। डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कोई एक वस्तु, सबसे पहले क्या करेंगे, कोई एक दर्पण लेंगे। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। क्योंकि देखो हम डेरिवेशन किसकी सहायता से कर रहे हैं, अवतल दर्पण से। ये हमारे पास M1 और M2 क्या है, कोई एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ये हमारे पास क्या अवतल दर्पण है। आपके पास एक कौन सा बिंदु होता है, P यानी कि ध्रुव। इसे क्या कहते हैं, C कहते हैं, वक्रता केंद्र। और इसके मध्य में क्या होता है, फोकस यानी कि कैपिटल F। अब डेरिवेशन हम करते हैं। हम मानते हैं हमारे पास यहाँ पर कोई एक वस्तु है, वस्तु का नाम क्या है, A और B। वस्तु का क्या नाम है, A और B। तो इसका हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। देखो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सबसे पहला मैं प्रकाश के मुख्य के समांतर भेज रहा हूं, उसके बाद वो क्या हो रहा है, फोकस से वापस आ जा रहा है। ध्यान दो, पहले क्या हुआ, प्रकाश के मुख्य के समांतर गया है, फिर कहां से वापस आया है, फोकस से। फिर क्या करो, दूसरा प्रकाश किरण आप ध्रुव पे भेज दो। क्या कर दो, ध्रुव पे। हमें पता है ध्रुव पे जाएगा तो जितने कोण पर जाएगा उतने कोण पर वापस आ जाएगा। फिर देखो कहां पर प्रकाश किरण मिले हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, B' और A'। हम सबका नाम देते हैं। देखो इसे आप नाम दे दो N बिंदु। क्या दे दो, N बिंदु। इस बिंदु का क्या नाम है, N। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लंब डाल देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पर छोटा सा लंब डाल देंगे। यहाँ पर आप लिख दो Q। ये क्या है, Q।
जो Q है वो P के लगभग एकदम निकट है। यहाँ पर क्या है, Q P के निकट है। तो यहाँ पर हम जितना बार Q लिखेंगे हम Q को P के बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर देखो जो Q है, Q लगभग क्या है, P के बराबर है। Q लगभग P के बराबर है। तो यानी कि हम इस डेरिवेशन में Q को नेगलेक्ट करेंगे, Q के स्थान पर हमेशा क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। अगर हम देखें यहाँ पर इसको हम मिलाते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या यहाँ पर क्या होगा, अगर हम किसी त्रिभुज की इसमें बात करें, सबसे पहले अगर इसमें हम त्रिभुज लें, त्रिभुज सबसे पहले त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, यहाँ पर देखो सबसे पहले त्रिभुज में कौन लिया हूं, ए बी पी। त्रिभुज कौन है, ए बी पी। ये क्या बन रहा है, त्रिभुज। फिर उसके बाद त्रिभुज कौन है, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। अच्छा इस त्रिभुज में देखो ए बी कोण कितना है, 90 डिग्री, और बी डैश कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख दो कोण बी बराबर किसके है, कोण बी डैश के। क्यों, क्योंकि दोनों लोग कितना है, 90 डिग्री। फिर उसके बाद देखो जो आपका ए कोण है इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। तो इस वाले कोण का क्या नाम दे सकते हो, नाम दो ए पी सी। तो कोण कैसे लिखा जाता है, आप कोण को इस प्रकार मान लो, आप लिखते हो कोण ए पी और क्या है बी। इसका मतलब होता है बीच वाला कोण बताता है, बीच वाला क्या होता है, कोण बताता है। और ए और बी का मतलब होता है कहां से शुरू हुआ है, कहां से खत्म हुआ है। तो अगर आपको पी वाला कोण लिखना है तो लिखो, इस कैसे लिखोगे, ए पी बी। लिखो कोण ए पी बी बराबर किसके है, कोण ए डैश पी बी डैश के। कोण ए डैश और क्या है, पी बी डैश के। क्यों बराबर है, आप लिखोगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, हमें पता है जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, जब किसी त्रिभुज के दो कोण क्या हो, बराबर हो, तो यह त्रिभुज क्या होता है, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो अतः त्रिभुज कौन है, ए बी पी क्या होगा, समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी की। देखो तो इसमें हम लगाएंगे इस त्रिभुज में समरूपता का नियम। तो समरूपता का नियम क्या कहता है, पहले वाले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे वाले त्रिभुज का लंब बराबर पहले वाले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे वाले त्रिभुज का आधार। तो यहाँ पर लगाते हैं समरूपता का नियम। तो पहले त्रिभुज का लंब कौन है, ए बी, कौन है, ए बी, बटे दूसरे त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश बराबर पहले वाले त्रिभुज का आधार बी पी और देखो दूसरे वाले त्रिभुज का आधार बी डैश पी। इसे हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार और कोई एक त्रिभुज खोजेंगे जो हम समरूप देखेंगे। तो खोजते हैं, देखो ध्यान से। अगर हम क्या करें, त्रिभुज बात करें, देखो एक क्या नाम था इसका, एफ। अगर हम देखें त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज कौन है, ए डैश बी डैश एफ। और कौन त्रिभुज हमारा, एफ पी एन। यहाँ पर देखो मैं क्यू के स्थान पे हमेशा पी का बात करूंगा, आप समझ जाना। इसमें त्रिभुज कौन है, सबसे पहले त्रिभुज ए डैश, त्रिभुज ए डैश और कितना है बी डैश एफ तथा त्रिभुज
त्रिभुज एफ पी एन, एफ पी एन। सबसे पहले त्रिभुज कौन है, ए डैश बी डैश एफ, फिर त्रिभुज कौन है, एफ पी एन, एफ पी एन। यहाँ पर जो पी होगा वह लगभग नहीं, पूरा हम कह सकते हैं लगभग कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कोण जो आपका है बी डैश, क्या है, कोण बी डैश बराबर किसके है, कोण पी के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों लोग का है 90 डिग्री है। फिर उसके बाद देखो इसी प्रकार जो ए वाला कोण है, इस वाले कोण के क्या है, बराबर है किसके नियम से, शीर्षा विमुख कोण के। किसके नियम से, शीर्षा विमुख कोण। तो इस वाले कोण का नाम लिखो ए डैश एफ बी डैश, कोण ए डैश एफ बी डैश बराबर किसके है, कोण एन एफ पी के, कोण एन एफ पी के। किसके नियम से, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण। किसके नियम से, शीर्षा विमुख कोण से। तो यहां पर देख सकते हैं आप, दो हमारे पास त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के क्या है, दो कोण बराबर हैं, अतः आप कह सकते हो, अतः त्रिभुज कौन है, ए डैश बी डैश एफ है, क्या होंगे, समरूप होंगे किसके, त्रिभुज एफ पी एन के। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, समरूपता का नियम लगा देंगे। देखो सबसे पहले इस त्रिभुज का लंब कितना है, पी एन बटे इस वाले त्रिभुज का लंब कितना है, ए डैश बी डैश बराबर इस वाले त्रिभुज का दर कितना है, पी एफ बटे इस वाले त्रिभुज का दर कितना है, बी डैश एफ। तो अगर यहाँ पर हम कुछ देखें, जो पी एन है, पी एन किसके बराबर है, ए बी के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारा क्या है, पी एन लिखेंगे, चूंकि पी एन क्या है, ए बी के बराबर है। तो हम क्या यहाँ पर क्या करेंगे, पी एन के स्थान पे लिख देंगे ए बी, क्या लिखेंगे, ए बी बटे कितना है, ए डैश बी डैश बराबर कितना है, पी एफ बटे बी डैश एफ। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को देखोगे तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पर कितना है, ए बी बटे ए डैश बी। समीकरण 2 में कितना है, ए बी बटे ए डैश बी, यानी कि इनका क्या है, बायां पक्ष बराबर है। जब किसी समीकरण के बायां पक्ष बराबर हो तो क्या होगा, दायां पक्ष भी बराबर होगा, अर्थात बी पी बटे बी डैश पी बराबर किसके होगा, पी एफ बटे बी डैश एफ के। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। देखो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, बायां पक्ष बराबर, तो डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं, दायां पक्ष बराबर। तो यहाँ पर दायां पक्ष पहले कितना है, बी पी बटे बी डैश पी, इसका दायां पक्ष बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बी से लेकर के पी तक की दूरी, बी से लेकर के पी तक की दूरी, ध्यान से देखना क्या यहाँ पर है, बी से पी तक की दूरी कहां पर है, बी से लेकर के पी तक की दूरी, इसे हम क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी। क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी। फिर क्या है, बी डैश से पी तक की दूरी, बी डैश से, इसे क्या कहते हैं, वी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। और देखो बी डैश और क्या है, पी से लेकर के एफ तक की दूरी, इसे क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। तो अगर हम इसमें देखें, बी से पी तक की दूरी फाइंड कर सकते हैं, कितना है, यू, और बी डैश से पी तक की दूरी कितना है, वी, और यहाँ पी से लेकर के एफ तक की दूरी कितना है, एफ। परंतु बी डैश और एफ की दूरी फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये क्योंकि इसके हिसाब से हम नहीं बता सकते हैं।
तो हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, कितना है बी डैश एफ, यहाँ पर कितना है बी डैश एफ, तो हम दिमाग से निकालते हैं। देखो अगर टोटल हम ले लें कितना बी डैश पी में से घटा दें पी एफ, ध्यान दो अगर आपको क्या करना है इतना दूरी चाहिए तो इतना ले लो, इतना में से इतना घटा दो, अपने आप क्या होगा बी डैश एफ बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या हमारा बी डैश एफ किसके बराबर होगा, कुल दूरी कितना है बी डैश पी माइनस ये दूरी कितना है पी एफ, यानी कि बी डैश एफ के स्थान पे से हम लिख सकते हैं। तो लिखते हैं बी पी कितना है बी पी बटे पी डैश पी, फिर बराबर पी एफ, इसके स्थान पे बी डैश एफ के स्थान पे बी डैश पी माइनस का पी एफ। देखो अब क्या करेंगे, हम सभी का वैल्यू रखेंगे, ध्यान दो बी से लेकर के पी तक की दूरी कितना है, देखो और इसमें हम चिन्ह भी रख दें, क्या कर रहे हैं चिन्ह को पुट करें। देखो कार्तीय चिन्ह एक होता है, ध्यान दो कार्तीय चिन्ह क्या कहता है, सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं ध्रुव से, सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं ध्रुव से। देखो ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां क्या होती है ऋणात्मक होती हैं, क्या होती है ऋणात्मक, तथा दाईं ओर की दूरियां क्या होती हैं धनात्मक होती हैं। यहाँ पर देखो सभी चीज क्या है बाईं ओर है, यानी कि वस्तु भी क्या होगा निगेटिव होगा, क्या होगा निगेटिव, और प्रतिबिंब भी क्या होगा निगेटिव, फोकस भी क्या होगा निगेटिव। अगर इसमें हम क्या करें सबका मान रखें तो कितना है बी से लेकर के पी तक की दूरी माइनस का यू, फिर बटे बी डैश से लेकर के पी तक की दूरी माइनस का वी, फिर बराबर यहाँ पर कितना है पी से लेकर के एफ तक की दूरी ये माइनस का एफ, माइनस का एफ, फिर बटे कितना है बी डैश से लेकर के पी तक की दूरी माइनस का वी, फिर देखो यहाँ पर कितना है माइनस, कितना है माइनस पी से लेकर के एफ की दूरी माइनस का एफ, माइनस क्या हो गया प्लस का एफ। देखो अब यहाँ पर क्या होगा इस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, उसके बाद अब क्या होगा त्रिया गुणा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, तो कर गुणा यहाँ पर कितना है u, यहाँ पर कितना है v, यहाँ पर प्लस है कट गया क्योंकि माइनस माइनस, तो कितना हो गया प्लस माइनस माइनस u v, फिर देखो बराबर सॉरी बराबर नहीं एक बार इसके साथ होगा फिर एक बार इसके साथ, फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस प्लस प्लस, अब क्या होगा u इंटू एफ, फिर बराबर इसका गुणा इसमें, यहाँ पर देखो क्या हो गया कट गया, यहाँ पर क्या हो गया है प्लस, यानी कि v इंटू एफ प्लस माइनस माइनस v एफ। अब क्या करो पूरे समीकरण में क्या कर दो u v f से भाग दे दो, u v f से भाग देने पर तो भाग दो कितना है माइनस का u v बटे u v f, फिर कितना है प्लस का u f बटे माइनस का u v f, फिर कितना है बराबर माइनस का v f बटे u v f। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो गया u v से u v क्या हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या हो गया u f से u f कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या हो गया v f से v f कैंसिल आउट। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना बच गया माइनस का, क्या बच गया माइनस का एक बटे एफ, फिर यहाँ पर देखो प्लस का क्या बचा है प्लस का, यहाँ पर प्लस का कितना है एक बटे वी, एक बटे वी, और देखो यहाँ पर कितना है माइनस का एक कितना है बराबर माइनस का एक बटे यू, माइनस का एक बटे यू। तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या है माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो मैं क्या कर रहा हूं एफ उधर चला गया, क्या हो गया एफ उधर चला गया तो क्या हो गया एक बटे एफ, और देखो यू इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि एक बटे वी प्लस एक बटे यू। तो यही आपका क्या है दर्पण सूत्र है, यही क्या है दर्पण सूत्र। यहाँ पर फिर से समझो पश्चांतर कर रहा हूं, यहाँ पर कितना है माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यू क्या है माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी कि पश्चांतर करने के बाद आपका क्या हो गया दर्पण फार्मूला निकल गया, दर्पण सूत्र निकल गया। यही आपका क्या है दर्पण सूत्र है।
तो इसके बाद हम देखेंगे कि आवर्धन, इससे हम क्या करेंगे, आवर्धन सूत्र का भी निगमन इससे कर सकते हैं। सबसे पहले इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार चुके होंगे। अब हम क्या देखते हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी फिगर से रेखीय आवर्धन का भी डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले इसे इरेज करना है, उसके लिए देखो, अब हम डेरिवेशन करेंगे, इसी से रेखीय आवर्धन का भी डेरिवेशन करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले से मैं इतना इसलिए नहीं मिटाया हूं क्योंकि जो हमारा त्रिभुज है ए बी पी, इसमें हमारा आ जा रहा है वृत्त की लंबाई तथा ए डैश बी डैश पी, इसमें आ जा रहा है इमेज की लंबाई यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई। तो हम क्या करेंगे, इसी त्रिभुज को काम में लेकर के रेखीय आवर्धन के फार्मूला का भी डेरिवेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम देखें त्रिभुज कौन है, ए बी पी, और क्या है, समरूप है किसके, ए डैश बी डैश पी। इससे तो अभी आपको समझाया कैसे समरूप है। देखो, तो इसमें हम क्या करें, समरूपता का नियम लगाएं। तो क्या होगा, पहले इसका लंब कितना है, ए डैश बी डैश बटे इस वाले त्रिभुज का लंब कितना है, ए बी बराबर इस वाले त्रिभुज का। देखो ध्यान दे इस बात को, आप चाहे इस त्रिभुज का लंब लो चाहे इस त्रिभुज का लंब, बशर्ते आपको बातें ध्यान रखना है, जिस त्रिभुज का आप पहले लंब लोगे उसी त्रिभुज का आपको पहले आधार भी लेना है। देखो यहाँ पे कितना है, ए डैश बी डैश, तो इसका आधार कौन है, बी डैश पी, बी डैश पी, फिर बटे कितना है, ए बी का आधार कितना है, बी पी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ए से बी तक की दूरी, सॉरी ये क्या है, ए डैश बी डैश, क्या है, ए डैश बी डैश। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो आपका है ए डैश और क्या है बी डैश, ये आपका क्या है, इमेज, क्या है, इमेज यानी कि प्रतिबिंब, और क्या है, ए और बी, ये आपका है वस्तु यानी कि ओ। फिर देखो बी से लेकर के पी तक की दूरी क्या है, यू, चिन्ह के साथ माइनस का यू, और क्या है, बी डैश से पी तक की दूरी माइनस का वी। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक चीज और होता है, जो कार्तीय चिन्ह होता है, इसकी ऊपर की दूरी क्या होती है, ऊपर की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, नीचे की क्या होती है, नेगेटिव। देखो जो आपका वस्तु क्या है ऊपर, यानी वो क्या होगा प्लस, लेकिन जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या हो रहा है नीचे, यानी कि प्रतिबिंब क्या होगा, माइनस का। अगर सभी का मान यहाँ पर हम रखें, ए डैश से बी डैश की दूरी कितना है, माइनस का आई, फिर बटे ए से बी, ए क्या है, यू, ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई, और बी डैश से पी तक की दूरी वी, और बी पी क्या है, यू। देखो हम क्या कर रहा है, इस माइनस को इधर भेज रहा, ये क्या हो गया, माइनस इधर आ गया, चाहे कह सकते हो माइनस से भाग लगाने पर तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब अगर हम परिभाषा से देखें, वस्तु की लंबाई, सॉरी ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा रेखीय आवर्धन का फार्मूला भी ड्राइव हो गया। तो अब क्या कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।